Audio Jungle. तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? राधे राधे। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं आपको बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। स्वागत है आपका वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस पे। आज हम करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 3 का वन शॉट रिवीजन। जो वादा किया था निभाएंगे उसको हम पूरी अच्छी तरीके से। चैप्टर नंबर 3 दैट इज प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। इसके सारे के सारे क्लासेस यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है। गो वॉच दैम एंड उन सारी क्लासेस को देखने के बाद रिविजन करने के लिए यू कैन रेफर दिस वीडियो। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द बिजनेस। आइए हम कर रहे हैं सबसे पहले अपना रिवीजन में जो है वो थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि हम बहुत स्लो अपने 4 या 5 लेक्चर हमने लगाए चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। आई होप सो आप ये वीडियो तभी देखें जब आपके सारे के सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर थोड़ा सा फास्ट रहेगा और इसमें ब्रेक थोड़े से कम दिए जाएंगे। ठीक है, ब्रेक तो वैसे भी आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है, आइए चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहले देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या होते हैं। देखो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज होते हैं जिसमें सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का जो है वो पार्टिसिपेशन रहता है इन सेक्टर्स में बेसिकली, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में वर्क करते हैं बाय पार्टिसिपेटिंग इन दीज काइंड्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिसे या तो सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है या स्टेट गवर्नमेंट करती है, या तो भाई भाई बनकर थोड़ा थोड़ा गवर्न करते हैं। एग्जाम्पल्स हमने लिया था IOCL और साथ में BPCL भी लिया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी लिया था, ONGC। ये 4 एग्जाम्पल ऐसे बेसिक एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल ये रहे। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा है पब्लिक कॉर्पोरेशन और तीसरा है हमारा गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, ये 3 आपको याद होने चाहिए। पहला, अगर मैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की अगर बात करूं तो दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। यहां से बन सकता है MCQ। ठीक है, MCQ जहां पे होगा मैं स्टार मार्क कर दूंगा। यहां से MCQ बन सकता है कि ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कौन सी एंटरप्राइज है? द आंसर इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ही कंसिडर करा जाता है। एक और MCQ बन सकता है यहाँ से कि डिपार्टमेंट को जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है और गवर्नमेंट को अलग अलग नहीं माना जाता। दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी सेपरेट, दे आर ओनली वन एंटिटी। ठीक है, और जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो फंक्शन करते हैं दैट फंक्शंस अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? सही चल रहा है, स्मूथ चल रहा है गाड़ी ना? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स अगर मैं लूँ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग तो हमारा पहला एग्जाम्पल बन सकता है यहाँ पे इंडियन रेलवेज या फिर डिफेंस हो गए, ब्रॉडकास्टिंग हो गए। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ कि इनको गवर्न कौन कौन कर रहा है, तो एक बात बताओ, इंडियन रेलवे को कौन गवर्न कर रहा है? इंडियन जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो। डिफेंस को कौन गवर्न कर रहा है? डिफेंस मिनिस्ट्री। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि सरकार और ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। ठीक है, अब देखते हैं फटाफट से कि अगर मैं बात करूं कि फीचर्स और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को याद करना है तो इसके लिए हमने कोड बनवाया था, बड़ा सिंपल सा है और ये कोड याद करते ही बड़ी भूख सी लगने लगती है। कोड है ईट क्रिस्पी फ्राइज समोसा एंड रायता। सब कुछ आ गया इसके अंदर, कुछ नहीं छोड़ा सर हमने। ईट क्रिस्पी फ्राइज समोसा एंड रायता। सबसे पहले देखो कंट्रोल से हो जाएगा हमारा क्रिस्पी। कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल का मतलब बेटा क्या है? कंट्रोल का मतलब ये है कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो किसके कंट्रोल में रहते हैं? अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्रीज। और मिनिस्ट्रीज किसकी? सेंट्रल की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की या फिर डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल या फिर स्टेट। नो सेपरेट एंटिटी से हो जाएगा हमारा समोसा। देखो, अभी मैंने बताया कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट जो है वो सेपरेट एंटिटी नहीं है, दोनों एक ही है। स्टाफिंग की अगर बात करें, स्टाफिंग से क्या हो जाएगा हमारा? सॉरी, नो सेपरेट एंटिटी का आप ईट से बनाओ, ईट। ठीक है, स्टाफिंग हो जाएगा हमारा समोसा से। इसमें क्या है कि जो भी स्टाफ्स होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के वो सिविल सर्वेंट माने जाते हैं। उनके रिक्रूटमेंट और उनके जो रेम्युनरेशन होते हैं वो सिविल सर्वेंट रूल्स के हिसाब से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं वो सिविल सर्वेंट होते हैं और उनकी रेम्युनरेशन, उनका रिक्रूटमेंट कौन डिसाइड करता है? सिविल सर्वेंट रूल्स के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल गाड़ी एकदम स्मूथ जा रही है, 5th गियर में चल रही है इस तरह गाड़ी हमारी। ठीक है, अब देखते हैं फाइनेंसिंग। 4th वाला पॉइंट है हमारा फाइनेंसिंग। प्राइस इसमें से आ जाएगा कि इसको फाइनेंस कौन करता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के ऑब्वियसली बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स भी होंगे, तो सारे एक्सपेंडिचर को बियर करने के लिए फाइनेंसिंग कौन करता है? फाइनेंसिंग भी गवर्नमेंट ही करती है। कब करती है? बजट के टाइम पे फाइनेंसिंग होती है। रेवेन्यू सर, इसका पैसा जब आता है वो कहाँ जाता है? इसका पैसा जो आता है रेवेन्यू से क्या हो जाएगा? रायता। अब रायता फैलाने की बारी आती है। रेवेन्यू कहाँ जाता है? रेवेन्यू जाता है, डिपॉजिट कहाँ होता है? ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, एक गुल्लक है जो गवर्नमेंट के पास है, उसको ट्रेजरी नाम दे दिया गया है और वहां पे वो
जमा हो जाती है। आई होप सो आपको फीचर्स याद करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, यहाँ तक एकदम गाड़ी स्मूथ चल रही है बिल्कुल। आओ मेरिट्स भी देख ही लेते हैं लगे हाथों। मेरिट्स कह लो या एडवांटेज कह लो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, इसमें आपको याद करने का तरीका है कि यूनिकॉर्न कंपनी फॉर्म करो और अकाउंट्स रेवेन्यू को सीक्रेट रखो। फॉर्म से आ जाएगा हमारा फॉर्मेशन। देखो, अगर आपको डिपार्टमेंटल जो अंडरटेकिंग फॉर्म करनी है वो बहुत ही सिंपल होता है, यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। यानी कि मैं भी खोल सकता हूँ, नहीं खोल सकता, कौन खोल सकती है? सिर्फ गवर्नमेंट खोल सकती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग आर नॉट सेपरेट एंटिटी। हम जैसे प्राइवेट प्लेयर्स, इंडिविजुअल्स नहीं खोल सकते अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग कौन खोलेगा? गवर्नमेंट ही खोलेगा। एंड प्लस डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को खोलना बहुत आसान है क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है ही नहीं, ऑप्शनल है। ध्यान रखना, मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल है। सेकंड बात करते हैं हम कंट्रोल की। कंट्रोल से क्या हो जाएगा? कंट्रोल से हो जाएगा हमारा कंपनी आ जाएगा। कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का कंट्रोल क्या है? वेरी इफेक्टिव है। इफेक्टिव क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट एंड सेंट्रलाइज्ड है। यानी कि बता रखा है कि यार डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कंट्रोल कौन रखेगा? वो वाली मिनिस्ट्री रखेगी, यानी कि रेलवे को रेलवे मिनिस्ट्री रखेगी। तो कंट्रोल क्या है? डायरेक्ट है। फिर बात करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो यूटिलाइजेशन से क्या आ जाएगा? हमारा यू को हमने बनाया यहाँ पे यूनिकॉर्न। तो यहाँ पे क्या है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स होता है। क्योंकि पहले क्या होता है, पहले यहाँ पे आपको सोचो, जब भी बजट की अगर बात हो रही होगी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, तो पहले चीजें क्या करी जाएंगी? पहले बजट बनाया जाएगा, फिर वो बजट सैंक्शन होगा, उसके बाद अकाउंटिंग होगी और उसके बाद ऑडिट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी, तो यहाँ पे अगर बात करें तो फंड से उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। क्यों 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 होगा? मान लीजिए अगर 4 लोग हैं तो 4 लोग क्यों होंगे? डरेंगे, कहेंगे यार देखो बजट भी हुआ है, सैंक्शन भी हुआ है, अब अकाउंटिंग भी होगी तो ऑडिट भी होगा, तो चोरी करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी से बनता है हमारा अकाउंट्स। वहां पे जो हमारा कोड है अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे आता है। यहाँ पे क्या होता है? डायरेक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है। यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंटल की जो अंडरटेकिंग की जो भी परफॉर्मेंस होती है वो कहाँ पे डिस्कस करी जाती है? पार्लियामेंट में। क्यों? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति है? पब्लिक के प्रति है भाई। जनरल पब्लिक के प्रति क्या है? अकाउंटेबिलिटी है। ध्यान रखना इसमें। पब्लिक रेवेन्यू, यहाँ से हमने रेवेन्यू पकड़ा था कोड के लिए। तो जो रेवेन्यू होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, वो गवर्नमेंट के खजाने में जमा हो जाता है। उस खजाने का नाम क्या है? उस गुल्लक का नाम क्या है? ट्रेजरी है। तो ध्यान रखना कहाँ पे जमा होता है रेवेन्यू? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का ट्रेजरी में। बहुत अच्छे। फिर बात करते हैं हम सीक्रेसी की। सीक्रेसी की अगर बात करें तो जो भी एक्टिविटीज है, परफॉर्मेंस है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, वो लोग सीक्रेट रख सकते हैं। ठीक है, सीक्रेट रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, वो इस हद तक मना कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल्स को दिखाने के लिए, मगर मान लेते हैं कि मान लो पब्लिक इंटरेस्ट में दिखाना जरूरी है तो वो बच सकते हैं। कैसे? वो कह सकते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं दिखाएंगे, इनको सीक्रेट रखना हमारा काम है। यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में भी अगर दिखाना चाहें, जरूरत पड़े, तब भी वो नहीं दिखाएंगे। इस लेवल की वो लोग सीक्रेसी रखते हैं। ठीक है, तो 6 पॉइंट आपको मेरिट्स ध्यान हो गए। मेरिट्स आपको जो है टिप पे याद होने चाहिए। कैसे याद होने चाहिए? सर हमने कहा था यूनिकॉर्न कंपनी फॉर्म करो और क्या और क्या था? और अकाउंट्स रेवेन्यू को सीक्रेट रखो। फॉर्मेशन वेरी सिंपल, इट इज नॉट कंपल्सरी, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। कंट्रोल इज अंडर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स बिकॉज बजट, सैंक्शन, ऑडिट एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिट टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर कंडक्टेड। तो यहाँ पे जो फंड्स हैं वो बेहतर तरीके से यूटिलाइज होते हैं। अकाउंटेबिलिटी अगर माने तो जितनी भी एक्टिविटीज है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो सारी की सारी डिस्कस करी जाती हैं पार्लियामेंट में। इस क्यों पार्लियामेंट करे? तो क्योंकि पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, किसके प्रति है? पब्लिक के प्रति है। सीक्रेसी की अगर बात करें तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज है, परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल्स है अंडरटेकिंग के, वो क्या है? वो सीक्रेट रखे जाते हैं। सीक्रेट उस हद तक रखे जाते हैं कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में भी दिखाने की जरूरत पड़ जाए तब भी ये लोग सीक्रेट रख सकते हैं। आइए बात करते हैं फटाफट से डीमेरिट्स की। मजा आ रहा है गुरु जी? राधे राधे का नाम लो और फटाफट से पढ़ते हुए चलो। अगर आप लेटे हुए वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लेटे हुए वीडियो मत देखना, बैठ के आराम से वीडियो देखना, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। माइंड एकदम क्लियर रखो, माइंड में कोई भी दूसरी बातें मत सोचा करो जब आप कोई काम कर रहे हो। ठीक है, आप इतना लक्ष्य बना लो कि मैं जो काम कर रहा हूं उसको मैं 100% समर्पण होकर अगर मैं काम करूंगा, ऐसे करके काम करो। यानी कि अभी आपका काम 1 घंटे सपोज मान लेते हैं लेक्चर देखना है, तो बस दिमाग में कुछ मत सोचो, कोई काम नहीं करना है, कुछ दिमाग में नहीं सोचना है, बस सिर्फ और सिर्फ लेक्चर लेना है। जब आप खेल रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ खेलें और कुछ ना करें। जब आप खा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ खाएं और कुछ ना करें। ठीक है, मेरी 2-3 बातों का आप ध्यान अगर रखोगे ना तो आपको जेन्युइनली फायदा मिलने वाला है। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि मैंने भी अपने सीनियर्स की कुछ बातें मानी जिससे बहुत इफेक्ट पड़ा। ठीक है, जब जिस टाइम जो काम कर रहे हो वो बस वही काम करो, इसके अलावा कोई काम नहीं करने का। ठीक है, इतना इस पे जितना लोड नहीं देने का, एक टाइम पे एक काम करने का। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ये लेक्चर देखना है तो कीप वॉचिंग दिस लेक्चर एंड प्लीज सिट डाउन स्ट्रेट। डीमेरिट देखते हैं फटाफट से। डीमेरिट में देखो, डीमेरिट में आता है सबसे पहले हमारा
सबसे पहले आता है इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ना, वो वर्क करते हैं अंडर स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल। तो यहाँ पे ना टू मच इंटरफेरेंस होती है मिनिस्ट्रीज की, पार्लियामेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो काम कैसे फ्लेक्सिबल हो सकता है, मुझे खुद बताओ। इसलिए यहाँ पे बहुत इनफ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पे क्या होगा, जो काम करने वाले लोग हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होगी, प्लस उनकी एफिशिएंसी भी कम होगी। मैं कह सकता हूँ वो इनएफिशिएंट हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट्स, दैट इज वाई। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि वाई departmental undertaking are inflexible due to the several interference of ministries, parliament and central government and state government, ठीक है, ध्यान रखना। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से, जो हमारे डीमेरिट्स हैं, ठीक है। आइए फटाफट से, अब डीमेरिट हमारा कहता है सबसे पहले लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। लैक ऑफ मोटिवेशन में क्या, देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के पास कोई पावर तो है नहीं अपने किसी भी अपने अपने रेवेन्यू को यूटिलाइज करने की। कोई भी जब भी वो कुछ सेल करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, डायरेक्टली डिपॉजिट करते हैं गवर्नमेंट के खजाने में, तो उनके पास तो कुछ है ही नहीं, कोई पावर है ही नहीं, ठीक है। उनको ऐसा कुछ कोई भी इंसेंटिव नहीं उनको कि वो प्रॉफिट अगर मैक्सिमाइज करें तो उनको बोनस दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप मुझे बताओ, अगर आपको कोई लालच ना दिया जाए तो क्या पढ़ाई करेंगे? 1 या 2% बच्चे को छोड़ दो, वरना बाकी बच्चों की क्या रहती है, अगर मम्मी पापा मैं अगर 12th में इतने परसेंटेज लेके आऊंगा तो मेरे को क्या बाइक दिलाओगे, कुछ कहेंगे क्या मेरे को कार दिलाओगे, कुछ कहेंगे क्या 12th का मुझे पढ़ाई छुड़वा दोगे। तो बड़ी डिमांड्स होती हैं बच्चे की, यानी कि कुछ कंडीशन चाहिए उनको कुछ करने के लिए। तो आप खुद सोचो, जब आपको कुछ चाहिए कुछ करने के लिए, तो वो सरकारी दफ्तर में जो बैठा है उसको भी तो कुछ ना कुछ चाहिए होगा करने के लिए। तो अगर उनको कोई भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, गाइडलाइन नहीं जा रही है, दैट मीन्स उन पर कोई प्रेशर नहीं हो, बर्डन नहीं है। तो ऐसे लोग जिन पर बर्डन नहीं है वो मोटिवेटेड भी नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉइज है वो मोटिवेटेड नहीं, तो अपनी बेस्ट एबिलिटी में परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो लैक ऑफ मोटिवेशन है यहाँ पे। फिर आता है लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कैसे? बच्चा मुझे एक बात बताओ, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग क्या कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि पावर ही नहीं है यूटिलाइज करने की, सारा का सारा पैसा तो डिपॉजिट कर दे रहे हो ट्रेजरर में, तो कहां से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के बारे में सोचोगे, ठीक है। और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इसलिए भी नहीं, फ्रीडम नहीं, उनके पास पावर नहीं। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का जो बजट है वो कौन डिसाइड कर रहा है? वो गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है जब अपने एनुअल बजट बनाता है। तो इस हिसाब से अगर मैं बात कहूँ तो जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। उनके पास कोई भी फ्रीडम नहीं है कि वो अपने फंड्स को यूटिलाइज कर पाए। तो लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ये भी एक डिमेरिट है। आप खुद सोचो, हर चीज की कुछ बुराई है कुछ अच्छाई है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अगर बुराई कुछ अच्छाइयां थी तो बुराइयां भी हम यही पढ़ के जा रहे हैं। फिर आता हमारा इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। देखो यार, सरकारी दफ्तरों में यार आप चाह लो कि सरकारी दफ्तर भी हो पर आपको मैनेजमेंट भी एफिशिएंट चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ऐसा हो सकता है? आप मुझे बताओ, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट जो है वो इनएफिशिएंट होता है। क्यों होता है? कि देखो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जब होते हैं तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही होते हैं, वो लोग ओवरबर्डनड होते हैं। देखो सरकारी दफ्तर में जाओ, एक फाइल यहाँ पड़ी होगी तो एक फाइल वहां पड़ी हुई होगी। आप उसे कागज ढूंढने को कह दो, लिटरली आप मेरी बात मानो 2 घंटे लगा देगा वो आपको कागज ढूंढने में, और उसको कागज नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी आप ये भी कह सकते हैं कि पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। खुद सोचो, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे मिनिस्ट्रीज भी इन्वॉल्व है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे जो भी कोई डिसीजन लिए जाएंगे दे वुड रिक्वायर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, एक लॉन्ग टर्म टाइम में जाके वो डिसीजन हो पाएंगे। तो एफिशिएंट जो मैनेजमेंट है वो इनएफिशिएंट तो होना ही होना है, ठीक है। तो आप इसमें बोल सकते हैं कि व्हाई देयर मैनेजमेंट इज इनएफिशिएंट, बिकॉज यहाँ पे जो ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, दे आर ओवरबर्डन विद द वर्क। सेकंड थिंग, यहाँ पे इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है मिनिस्ट्रीज के, इसलिए इट रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम टू टेक द डिसीजन, करेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आता है रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। इसका मतलब क्या होता है कि देखो डिसीजन लेने में हमारा कुछ ज्यादा टाइम जाता है। टाइम जाने की किस वजह से टाइम ज्यादा जाता है? पहले तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत ज्यादा होता है, फॉर्मेलिटीज बहुत होती हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज, ठीक है, पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है, प्रोसीजर बहुत लंबा होता है। तो ये 4-5 चीजों की वजह से यहाँ पे क्या है, आप रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा होती है। जिस वजह से आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ना इनोवेशन जैसी कोई चीज होती है। आप खुद बताओ, सरकारी दफ्तरों में क्या आपने कभी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन देखा है? नहीं देखा होगा। पुराने जमाने से काम जैसा चल रहा है चलता हुआ आ रहा है, उन्हें कोई लेना देना नहीं इनोवेशन से, उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि उनको कोई इमीडिएट एक्शन मिले अगर वो उन्होंने कोई चीज करी हुई है, ठीक है। उन्हें कोई मतलब नहीं है ग्रोथ हो तो एंटरप्राइज से, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि हमारे फील्ड में कुछ अच्छी ग्रोथ हो, कुछ एक्सपेंशन हो, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि
इनफ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्ट्रीज, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। लैक ऑफ मोटिवेशन क्यों होता है? क्योंकि उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए ऐसी सच कोई गाइडलाइन नहीं दी जाती है। इनफैक्ट वो अपना फंड्स भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई देयर इज लैक ऑफ मोटिवेशन। थर्ड पॉइंट था लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इसलिए क्योंकि इनके लिए जो बजट डिसाइड करता है वो गवर्नमेंट करता है, प्लस ये अपने बारे में कभी भी अपना फंड्स फ्रीली यूटिलाइज नहीं कर सकते। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट एंड दे आर नॉट फ्रीडम ऑफ, दे डू नॉट हैव एनी फ्रीडम फॉर यूटिलाइजिंग देयर ओन फंड्स। सर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो ओवरबर्डन होते हैं विद द पेपर वर्क। एंड सेकंड ऑफ ऑल, देयर इज लॉट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ द मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। फिर आता है हमारा रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पे क्यों होती है? देखो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत ज्यादा होता है, लीगल वर्क बहुत ज्यादा होता है, पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है, प्रोसीजर भी बहुत लंबा होता है। तो ये सारी चीज अगर होती है तो रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी तो होगी। साथ में साथ यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारियों को इनोवेशन से लेने से कोई मतलब नहीं, इमीडिएट एक्शन से कोई मतलब नहीं होता, साथ ही साथ इन्हें कोई भी ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज से लेना देना नहीं होता है। सुटेबिलिटी इज नॉट एट इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है, लेट फोकस ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन या फिर स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन। देखो पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन कह लो, ये कौन होती है? हमारी एक टाइप की स्टैचुटरी बॉडीज होती है या फिर कह लो बॉडी कॉर्पोरेट होती है। ठीक है, सेकंड हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है कि यहाँ पे इनको इस्टेब्लिश करा जाता है अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर आप कह लो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि इनका एक डिफाइंड एक्ट होता है, वो चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे वो सेंट्रल के अंदर हो, चाहे वो स्टेट के अंदर हो। ठीक है, इनको फाइनेंस और मैनेज भी कौन करता है? गवर्नमेंट ही करता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि फाइनेंस फंडिंग तो कौन करेगा? गवर्नमेंट। उसके फायदे खुद ही अपने मैनेज कर लेते हैं। जैसे कि LIC हो गया, पहली बार फंडिंग कभी गवर्नमेंट ने करी होगी, अब ये खुद ही अपने फंड्स मैनेज करते हैं। SBI हो गया, पहली बार कभी फंडिंग कभी बैंक ने करी होगी, RBI ने करी होगी सेंट्रल लेवल पे, अब ये सारे फंड्स अपने खुद मैनेज करते हैं। एयर इंडिया हो गया, ONGC हो गया। तो यहाँ पे क्या है, बस फाइनेंस एक बार गवर्नमेंट करते, बाकी अपने सारे फंड्स खुद ही मैनेज कर लेंगे। फीचर्स तो बहुत ही सिंपल थे। इनको क्रिएट करा जाता है बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या ऑफ सेंट्रल या फिर स्टेट। इनको मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनको नॉमिनेट करता है गवर्नमेंट। ये अपने खुद एंजॉय करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, यानी इनको फ्रीडम दी जाती है। अब चाहे खुद चाहे अपने फंड्स को यूटिलाइज करो, अपने रेवेन्यू को यूटिलाइज करो, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करो। जो ये सारी फ्रीडम्स किसको नहीं दी गई थी? सारी फ्रीडम जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को नहीं दी गई थी। इनका मेन मोटिव क्या होता है? इनका मेन मोटिव होता है सर्विस टू द जनरल पब्लिक। और इनके अकाउंट जो होते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन को, उनको कौन ऑडिट करता है? C&AG ऑडिट करता है। C&AG, ये ध्यान रखना। ठीक है, C&AG इनको क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं। ये अकाउंटेबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर को, जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, जो भी इनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है वो पार्लियामेंट के लिए बनती है और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए बनती है। साथ ही साथ ये एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे अपनी पूरी वर्किंग करने के बाद, किसको? पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को। और ये ऑपरेट करते हैं अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल या फिर स्टेट। बहुत सिंपल टॉपिक है ये, जस्ट नीड टू फोकस एंड बाकी सारी चीजें तो अपने आप हो जानी है भाई, बस तुमने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है। सर यही नहीं हो पाता बेटा, इसके लिए मैंने स्पेशल कैप्सूल बनवाए हैं जो आप खाएंगे एक बार और आपको याद होना चालू हो जाएगा। टिल देन, जब तक कैप्सूल आपके पास नहीं पहुंचते हैं, आप इसको अपना कैप्सूल मानिए, इस वीडियो को, और याद करने के लिए तैयार हो जाइए बिल्कुल। मेरिट्स की अगर बात करें तो उसका अपने कोड बनवाया था, एंड्रॉइड सर्विस आर क्विक एंड एफिशिएंट। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, देखो यार अपने सारे जो ये ना अपने फंड्स को मैनेज करने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं। इनको ये अगर इन्वेस्ट करना है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई भी ट्रेजरर में इनका फंड होता नहीं है जिससे इनको निकालना पड़े। तो ये फाइनेंशियली अपने इंडिपेंडेंट है, फ्रीडम है इनको अपने फंड्स की यूटिलाइज करने की। सेकंड पॉइंट आता है क्विक डिसीजन। यहाँ पे ज्यादा ना इंटरफेरेंस नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होता, पेपर वर्क ज्यादा नहीं होता है, प्रोसीजर लंबा इनका नहीं होता, तो यहाँ पे डिसीजन भी क्विक होते हैं। एफिशिएंट स्टाफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है पब्लिक कॉर्पोरेशन के अंदर, पब्लिक कॉर्पोरेशन मैंने कहा ना एक अपने खुद एक सेपरेट एक्ट है, सेपरेट इनके रूल्स हैं। तो यहाँ पे जो भी स्टाफ का मैं कह लूँ अगर रिक्रूटमेंट या फिर रेम्युनरेशन डिसाइड होना है तो वो सिविल सर्वेंट रूल्स के हिसाब से नहीं होगा। सर ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि इनको तो खुद अपना एक स्पेशल एक्ट दिया गया है अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर सेंट्रल या फिर स्टेट, तो फिर ये अपना रिक्रूटमेंट रेम्युनरेशन उसी रूल्स के हिसाब से करेंगे ना। समझ पा रहे हैं आप कि नहीं? बताओ। सर थक गए। आइए, जब तक हिम्मत है ना लगे रहो। है हिम्मत? है हिम्मत? बच्चा कह रहा है हिम्मत, तो अगर एक बच्चा भी कह रहा है अगर है हिम्मत तो हम हिम्मत नहीं हारेंगे। फिर आता हमारा सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव की अगर बात करें, अभी मैंने आपको बताया पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हैं, जनरल पब्लिक के लिए सर्विस देते हैं। अब डिमेरिट्स की अगर बात करें, डिमेरिट्स कहता है ऑटो लेकर ऋतिका उड़ी। ऋतिका उड़ गई। ऋतिका अगर सुन रही हैं
तो उनका नाम आ चुका है, खुश हो जाए प्लीज। तो ऑटो लेकर रितिका उड़ी। सबसे पहले बात करते हैं ऑटो, ऑटोनॉमी ऑन पेपर होगी। भाई ये जो बात है ना फ्रीडम वाली, खाली बुकिश लैंग्वेज, बुकिश खाली लिखवेज है, लिखी हुई है, बुकिश लैंग्वेज है। असल में अगर आप रियल लाइफ में फोकस करें तो इन रियलिटी में जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, मिनिस्टर्स या फिर हो गए पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, ये हमेशा इंटरफेयर करते रहते हैं दीज कॉर्पोरेशन के अंदर, यानी कि पब्लिक कॉर्पोरेशन के अंदर ये लोग इंटरफेयर करते रहते हैं। सर अभी तो आपने बोला ना कि फ्रीडम ऑटोनॉमी होता है, तो खुद ही कह दिया, देखो डीमेरिट ने खुद ही कह दिया, किताबी बात है, किताबी बात है, किताबी तक रहने दो। रियलिटी के अंदर तो भाई मिनिस्टर्स और पॉलिटिकल पार्टीज तो इंटरफेयर करते ही करते हैं। लैक ऑफ इनिशिएटिव्स की अगर बात करें तो पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है ना, ज्यादा कंपटीशन नहीं फेस करता। आप मुझे खुद बताओ, पेप्सी अगर कोको कोला को कंपटीशन हुई ना तो कौन क्या इनिशिएटिव लेगा? पेप्सी और कोको कोला का क्या है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चलता है, इसलिए उसने करा 15 रुपीज तो उसने भी कर लिया 15 रुपीज, उसने करा 10 रुपीज उसने भी कर दिया 10 रुपीज, बीच में से आगा कैंपा कोला उन्होंने भी अपना कर दिया, अपने प्राइस रिड्यूस कर दिए। तो जब तक कंपटीशन नहीं होगा तो इनिशिएटिव होगा ही नहीं, प्रॉफिट मोटिव होगा ही नहीं, समझ पा रहे? तो लैक ऑफ इनिशिएटिव यहाँ पे इसलिए है। फिर आता है रिजिड स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव एंड पावर ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन होते हैं ना, वो रिजिड होते हैं। सर चेंजेस कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, बट उन चेंजेस को करने के लिए आपको काफी बड़े लेवल पे आपको अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, अमेंडमेंट्स होने पड़ेंगे स्टैट्यूट में, एक्ट में, और वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। दैट्स व्हाई हम सिंपल वे में हमने कह दिया डीमेरिट में कि ये जो पब्लिक कॉर्पोरेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो रिजिड होते हैं। अनफेयर प्रैक्टिस, जब पब्लिक डीलिंग होगी रैम्पेंट करप्शन होगा ही होगा, समझ गए आप? एंड ये बात सच भी है, जहां पे पब्लिक डीलिंग होती है ना वहां पे करप्शन ऑटोमेटिकली जन्म ले लेता है। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है ना, वैसे ही पब्लिक जब डीलिंग होती है वहां पे करप्शन अपने आप आ जाता है। सुटेबिलिटी इज नॉट एट इंपॉर्टेंट फॉर यू, लेट्स फोकस ऑन गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल या तो पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, या तो पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट की हो, या तो भाई बंधु बन के आधी आधी या कुछ परसेंटेज में शेयर्स में आपस में मिलके भी वो 51% होल्ड करके गवर्नमेंट कंपनी बना सकते हैं। सर ये गवर्नमेंट कंपनी कौन रेगुलेट करता है? बेटा गवर्नमेंट कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक स्पेशल एक्ट बना रखा है, कंपनीज एक्ट 2013, जो गवर्न करता है इन सारी कंपनीज को। तो सर मैं कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट कंपनीज पे सारे के सारे जो रूल्स हैं वो कंपनीज एक्ट वाले लगेंगे। जी हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2013 वाले लगेंगे। सर एक दो एग्जांपल दे दो ना सर गवर्नमेंट कंपनीज का। बेटा सेल और भेल। सर भेल पूरी मत करो बेटा, ये भेल वो वाला भेल नहीं है, ये भेल है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और एक आता है हमारा सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो एग्जांपल्स जितने अच्छे से अगर आपको याद होंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एंड टीचर जब आपको कॉपी चेक कर रहा होगा ना उसको बड़ा मजा आएगा, कहेगा बच्चा तो बड़ा होशियार है। फिर बताना कि हमने कहाँ से पढ़ाई करी है। थोड़ा तो इनिशिएटिव दोगे हमें भी या नहीं दोगे? सर नहीं देंगे, कुछ कह रहे हैं देंगे। बेटा बहुत सारी मेहनत करो, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आओ, और फिर हमको बताओ कि सर हमने आपके लेक्चर्स देखे, हमें बहुत अच्छे मार्क्स आए, हमारे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। ठीक है, हम उत्सुक हैं उस दिन के लिए जब वो घड़ी आएगी कि आप बोलेंगे कि सर बहुत अच्छे मार्क्स आए आपके कॉन्सेप्ट पढ़ के। वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस ने हमको इतना बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म दिया कि घर बैठ के आराम से भी हम क्लासेस देख रहे हैं, किसी भी टाइम क्लासेस देख रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, और एग्जाम्स में अपने बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर दैट टाइम एंड आई होप सो वो समय बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, आइए फोकस करते हैं जल्दी से फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्या है, गवर्नमेंट कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड करती है? अभी एक्ट का नाम आप ही लोगों ने बताया था, कंपनीज एक्ट 2013, एंड द मोमेंट वो वहां पर रजिस्टर हो गई तो सारे के सारे कंपनीज एक्ट के जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रोविजंस हैं, वो सब के सब गवर्नमेंट कंपनी में लगना स्टार्ट हो जाएगा। ओनरशिप की अगर बात करें तो मैंने अभी बताया कि या तो पूरा का पूरा सेंट्रल होल्ड कर सकती है 51%, या पूरा का पूरा स्टेट होल्ड कर सकती है 51%, या आपस में मिलकर भी दोनों 51% कंप्लीट करके अपना कर सकते हैं काम। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेट करे जाते हैं, जिसको गवर्नमेंट या फिर शेयर होल्डर नॉमिनेट करती है, वो सारा मैनेज करते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी की अगर बात करें तो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, यानी कि जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वो अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम पे लैंड खरीद सकती है, अपने नाम पे फिक्स्ड एसेट खरीद सकती है। यहाँ पे एफिशिएंट स्टाफ की अगर बात करें तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो रेमुनरेशन एम्प्लॉयज का होता है वो इंडिपेंडेंटली डिसाइड करा जाता है, गवर्नमेंट कंपनी इटसेल्फ डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज एक्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सिविल सर्वेंट रूल्स। ठीक है, तो सारे के सारे पॉइंट क्लियर यहाँ पे फीचर्स के। सर बड़े अच्छे से समझ में आ रहे हैं, आप ऐसे ही चलते रहिए, हमको बड़ा आनंद आ रहा है करते हुए। अब आते हैं मेरिट्स। मेरिट्स की अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी क्यों है यहाँ पे, आप मुझे खुद बताओ। फ्रीडम, फ्रीडम है या नहीं है? बिल्कुल। ये लोग अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होते हैं, अपने फंड्स को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, खुद ही ने किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं। एफिशिएंट स्टाफ होता है यहाँ पे, बिल्कुल होता है सर। यहाँ पे रिक्रूटमेंट रेमुनरेशन एम्प्लॉयज का सिविल सर्वेंट रूल्स के हिसाब से ना होके इंडिपेंडेंटली कंपनी डिसाइड करती है।
ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? बुकिश नॉलेज के हिसाब से यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होता है, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन होता है, क्विकनेस ऑफ डिसीजंस होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन आगे डीमेरिट में आइए, डीमेरिट कहता है सर ऑटोनॉमी खाली पेपर पे ही है, जिससे भी हमने देखा था ना पब्लिक कॉर्पोरेशन के अंदर, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंदर, सेम यहाँ पे कह तो दिया मेरिट्स के अंदर कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन डीमेरिट्स में तुरंत कह दिया कि ये किताबी बातें हैं। होल्ड ऑन, रियलिटी के अंदर गवर्नमेंट और जो मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो अपना माल समझते हैं पब्लिक कंपनीज को, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है? वो अपने हिसाब से मैनेज करना चाहते हैं, तो इंटरफेरेंस तो हो ही गया ना। फिर बात करते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। देखो गवर्नमेंट कंपनीज को तो भाई अपना माल समझते हैं, तो यहाँ पे मिनिस्टर्स तो क्या करते हैं, ये तो इंटरफेयर करेंगे करेंगे। फिर आता है हमारा क्या आता है, फिर आता है हमारा बोर्ड पैक्ड विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा यहाँ पे एक बात और है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पता है कि हमें रेगुलेट करने वाले गवर्नमेंट और शेयर होल्डर्स है, मेजर पार्ट जो रहता है वो गवर्नमेंट का रहता है। कंपनी वंपनी छोड़ो, गवर्नमेंट की सेवा करो। गवर्नमेंट की अगर जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स उनको खुश रखोगे तो तुमको दोबारा से रिक्रूट कर लेंगे एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगली बार। तो क्या ऐसी कंपनीज का भी ग्रोथ एक्सपेंशन हो सकता है? द आंसर इज नो। अब बात करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। देखो मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर दो शब्द जुड़े हुए हैं, एक मल्टी और नेशनल। मल्टी का मतलब क्या होता है? मैनी, और नेशनल का मतलब होता है बहुत सारी कंट्रीज और नेशन। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनी होती है जो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करती है, जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज में उसके ब्रांचेस हो, फैक्ट्रीज हो, वर्कशॉप्स हो, आउटलेट्स हो। मल्टीनेशनल कंपनी को हम ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस भी कहते हैं, ग्लोबल एंटरप्राइज भी कहते हैं, इंटरनेशनल एंटरप्राइज भी कहते हैं। हेडक्वार्टर जो मल्टीनेशनल कंपनी का होता है वो होम कंट्री के अंदर होता है, नहीं जिस कंट्री होम कंट्री यानी कि अपनी कंट्री के अंदर होगा, बाकी सारी कंट्रीज के अंदर जो भी उसके ब्रांचेस हो, फैक्ट्रीज हो, आउटलेट्स हो, वर्कशॉप्स हो, वो सारी की सारी होस्ट कंट्रीज में होंगी। होस्ट कंट्री क्या होती है? अदर कंट्री होती है। एग्जाम्पल ध्यान रखना, कोको कोला हो गया, ह्यूंडई हो गया, नाइकी, रिबॉक, लॉरियल, सोनी, एलजी, सैमसंग, सब ध्यान रखना, ठीक है? अब आते हैं आगे, फीचर्स और एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे ना जायंट साइज, ये कंपनी, ये जो देखो ये बड़ी बड़ी एमएनसी होती है ना, इनमें ह्यूज कैपिटल होता है, बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं। अब ये लार्ज जिस साल के ऑपरेशंस होते हैं, इनकी जो प्रोडक्शन साइकिल्स होती है वो भी बहुत बड़ी होती है, इन्वेस्टेड कैपिटल भी बहुत बड़ी होती है, और साथ ही साथ इसमें एसेट का साइज भी बहुत बड़ा होता है। सेंट्रलाइज कंट्रोल, यहाँ पे जो ब्रांचेस और मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, उनको ऑपरेट करने के लिए एक हेडक्वार्टर काफी होता है, जो कहाँ पे होता है? होस्ट कंट्री, होम कंट्री। द आंसर इज होम कंट्री। सर ब्रांचेस कहाँ होंगी? सर वो होस्ट कंट्री में होंगी। एडवांस टेक्नोलॉजी, भाई ये लोग कंजूसी नहीं करते, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग में तो कतई कंजूसी नहीं करते हैं वो लोग। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होता है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपने सप्लाई में लगाना चाहती हैं ताकि वो प्रोडक्शन ज्यादा लेवल से करें, अच्छा प्रोडक्ट बाहर निकले। Oligopolistic power. Oligopoly means power in the hands of few companies only. Due to their giant size, and the multinational companies occupy a dominating position in the market. For example, oligopoly एक कंपनी का नाम मैं बताऊं तो जियो। मार्केट किन किन का लोगों का आइडिया है? वोडाफोन है, जियो है, एयरटेल, इन सही सारी ओलिगोपोली कंपनीज है। सर ओलिगोपोली कैसे हैं? क्योंकि सिमिलर नेचर का बिजनेस कर रही हैं और कुछ लेवल पे है, ठीक है? किसी और को अगर इस मार्केट में आना है तो दे वुड रिक्वायर लॉट ऑफ कैपिटल एंड लॉट ऑफ फाइनेंस। तो अभी इतनी ही सारी कंपनी है तो इसको ओलिगोपोली कहा जाता है, ठीक है? आइए आगे आते हैं फटाफट से। फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है, फिफ्थ हमारे पॉइंट का मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अगेन ये लोग बहुत सारा ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केटिंग में, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग में तो बिल्कुल कंजूसी नहीं करते हैं। प्रोडक्ट इनोवेशन, मल्टीनेशनल कंपनी, आपको सोचो मल्टीनेशनल कंपनी अगर एक आ रही है जो कि हाई एंड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है, मार्केटिंग में कंजूसी नहीं करती, तो उसका जो प्रोडक्ट निकलने वाला है ना, गारंटीड वो इनोवेटिव प्रोडक्ट ही होने वाला है, सुपीरियर क्वालिटी का, सुपीरियर डिजाइन का, ठीक है? वो उससे बेहतर ही होने वाला है। सेफगार्ड्स आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट कि मैं उसको रिवीजन में कवर करूं, हालांकि आप देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट नया है ज्वाइंट वेंचर का, आप ज्वाइंट वेंचर देख लो। आप कॉन्सेप्ट, एक मिनट का मैं रेस्ट लूं, जरा पानी पी लूं। जल ग्रहण में 1 मिनट में जल ग्रहण करके आए, तब तक आप लोग भी जल ग्रहण कर लीजिए। हाँ भाई ब्रेक हमारा हो चुका है पूरा, आइए। जॉइंट वेंचर क्या होता है? देखो जॉइंट वेंचर के अंदर क्या होता है, दो से ज्यादा जो फर्म्स होती हैं वो आपस में मिलकर नई एंटरप्राइज बनाती हैं, उस एंटरप्राइज को ही बोला जाता है जॉइंट वेंचर, ठीक है? दो से ज्यादा फर्म आपस में मिलकर नई एंटरप्राइज बनाए तो उस नई एंटरप्राइज का नाम क्या है? जॉइंट वेंचर। यहाँ पे जो दो फर्म्स होती हैं वो कंट्रीब्यूट करती है कैपिटल, यानी कि पैसा कंट्रीब्यूट करती है, साथ में साथ मैनेजमेंट भी शेयर करती है। इन सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं जॉइंट वेंचर जो है पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप है उन दो फर्म्स के बीच में। बिल्कुल ठीक बात है सर। फर्म जो हो सकती है तो फर्म आपस में मिल रहा हो सकता है, वो सेम कंट्री की भी हो सकता है कि वो डिफरेंट कंट्रीज की भी हो, चलता है। ये पॉइंट वाला पॉइंट वो वाला कहता है।
सर जॉइंट वेंचर का मैं एग्जांपल हूँ, तो कोई हीरो साइकिल इंडिया की थी, होंडा जापान की थी, इन लोगों ने मिलकर बनाया हीरो होंडा। जापान की थी सुजुकी, इंडिया की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने एक बनाया मिलके मारुति उद्योग, जो अभी करंटली एग्जिस्टेंस में नहीं है, ना ही हीरो होंडा एग्जिस्टेंस में है। इससे एक बात और पता लग गई कि जॉइंट वेंचर फॉर्म होते हैं एक एग्रीमेंट से, एक कॉन्ट्रैक्ट से, जो कि एक डिफाइंड पीरियड के लिए होते हैं, समझ गए, जो एक ना एक टाइम पे आगे खत्म हो जाएंगे। जैसे कि मारुति उद्योग खत्म हो गया एक टाइम पे आगे, जैसे कि हीरो होंडा एक टाइम पे आगे खत्म हो गया। हाँ जी सर, बिल्कुल खत्म हो गया। आइए अब पढ़ते हैं जल्दी से हम फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर। फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले इसमें जो फीचर्स आता है, पहला फीचर है इसका इंक्रीज रिसोर्स एंड कैपेसिटी। दो लोग आपस में मिल रहे हैं, एक और एक 11 हो जाएंगे, तो आपस में ह्यूमन रिसोर्स भी शेयर होगा, फाइनेंशियल रिसोर्स भी शेयर होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट ये वाला है। पॉइंट से खेलना सीखो बस, तुम अपने आप फ्लो आ जाएगा तुम्हारा। दूसरा आता है एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आप मुझे खुद बताओ, होंडा जो जापान की थी, जब वो इंडिया आई होगी, हीरो के साथ मिली होगी, तो क्या उसको इंडियन मार्केट कैटर करने को नहीं मिला होगा? उसने बिल्कुल एक्सेस करा होगा। तो सेकंड पॉइंट बोलता है एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। बिल्कुल सही बात है। जूम कर लें एक बार बेटा, फिर करते हैं बस। थर्ड जो हमारा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट कहता है हमारा एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। आप मुझे खुद बताओ, एग्जाम्पल देना यहाँ पे अच्छे तरीके से, आप सोचना। मान लेते हैं हीरो के पास, साइकिल के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन जापान से जो होंडा की कंपनी आ रही थी उसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी थी। आप मुझे बताओ, क्या हीरो को इन्वेस्टमेंट करना पड़ा उस टेक्नोलॉजी के लिए? नहीं, उसने तो फ्री फंड में वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ली ना। तो जॉइंट वेंचर्स की वजह से आपका इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, आप टेक्नोलॉजी भी सुपीरियर क्वालिटी की इस्तेमाल कर पाओगे, तो इससे आपका जो प्रोडक्ट होगा वो भी सुपीरियर क्वालिटी का निकलेगा। आपका टाइम सेव हो जाएगा, आपका एनर्जी सेव हो जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी सेव हो जाएगा। इनोवेशन की अगर बात करें, देखो जब दो कंपनी इतनी मेहनत करके एक पार्टनरशिप ज्वाइंट बना रही है इन द फॉर्म ऑफ ज्वाइंट वेंचर, तो इनोवेशन तो होगा ही ना। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखो यहाँ पे इंटरनेशनल जो कंपनीज होती है, जब वो इंडियन कंपनी में आती, इंडियन कंपनी से मिलकर इंडियन प्रोडक्ट बनाती है ना, तो प्रोडक्ट सस्ता निकलता है। क्यों? यहाँ पे लेबर सस्ती है, यहाँ पे इंजीनियर सस्ते हैं, यहाँ पे साइंटिस्ट सस्ते हैं, तो प्रोडक्ट भी क्या होगा? सस्ता ही होगा, जब रॉ मटेरियल भी सस्ता है। फिर आते हैं स्टेब्लिश, यहाँ पे दो फर्म जब आपस में मिलती है, तो किसी एक फर्म को किसी दूसरे फर्म की गुडविल का फायदा जरूर मिलता है। जैसे होंडा जब इंडिया आई थी, तो उसको हीरो कंपनी की जो गुडविल थी, उसकी गुडविल मतलब जो उसकी इमेज थी मार्केट में, उससे फायदा मिलता है। अपना लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, लास्ट टॉपिक जो अपना कंप्लीट करते हैं फटाफट से, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है बेटा? नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दो लोगों की पार्टनरशिप हो रही है। वो दो लोग कौन कौन है? यहाँ पे जो दो लोग हैं वो हैं, एक तो है पब्लिक को कौन कौन करता है? गवर्नमेंट। प्राइवेट कौन है? हम जैसे प्राइवेट पार्टी हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए, तो दो लोग आपस में मिलकर पार्टनरशिप बना रहे हैं, ठीक है। तो इस वाली स्कीम को हम पीक्यू भी बोलते हैं, ट्रिपल पी भी बोलते हैं और P3 भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल सपोज मान लेते हैं कि प्राइवेट प्लेयर ने कि मेरी बिल्डिंग थी, मेरी मतलब मेरा लैंड था, मैंने बिल्डिंग बना दिया, उसमें सरकार क्या है? एक हॉस्पिटल चला रही है। दिस इज एग्जांपल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। लैंड सरकार की है, उस पर रोड मैंने बनाया, टोल से चार्ज मैं कर रहा हूँ, दिस इज एग्जांपल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ध्यान रखना, एग्जांपल्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। सर फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स क्या होते हैं पीपीपी के? सबसे पहले आता है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट पार्टी। जब यही नहीं होगा तो पीपीपी कहाँ से बनेगी? सिंपल सी बात है। कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विस, सपोज मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं कि गवर्नमेंट की रोड थी, गवर्नमेंट के लैंड था, मैंने उस पर रोड बनाया, टोल में चार्ज कर रहा हूँ। उस रोड पे मान लो, रोड को यूज करने की कॉस्ट कौन बेयर करेगा? या तो वो जो पर्सन है वो बेयर करेगा, तो गवर्नमेंट बेयर करेगी। अच्छा, ये पॉइंट यहाँ पे इसलिए डाला है कहीं ऐसा ना हो कि मान लेते हैं कि मैं हूँ, मैंने रोड बनाया, अब मैंने रोड बनाया तो मैं कितना भी चार्ज करूंगा तो कस्टमर से, है ना, तो कितना भी चार्ज कर सकता हूँ। तो इसलिए पॉइंट जो है एग्जिस्टेंस में लाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पार्टी जिसने रोड बनाया वो कितना अनगिनत पैसा भी चार्ज कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विस या तो वो इंडिविजुअल पे करेगा या तो गवर्नमेंट पे करेगी। कभी भी गवर्नमेंट पे नहीं करती है, आपको मैं बता दूं, गवर्नमेंट कभी भी पे नहीं करती। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होने वाला है बिल्कुल बस। तीसरा पॉइंट आता है हमारा प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी। यहाँ पे क्या करते हैं? मुर्गियों को दाना डाला जाता है। सर कौन सी मुर्गी, कौन सा दाना? बेटा मुर्गी होते हैं प्राइवेट प्लेयर, उनको फंसाया जाता है कि भाई तुम जो है ना हमारे साथ मिलकर एक पार्टनरशिप बनाओ, हमारे साथ काम करो, हम तुमको कैपिटल सब्सिडी भी देंगे। कैपिटल सब्सिडी का मतलब क्या है कि जितना तुम लगा रहे हो ना उसमें कुछ हिस्सा हम भी लगा देंगे, तुमको छूट दे देंगे। ऐसा भी नहीं होगा तो तुम इतने साल कमाओगे ना उसमें तुम्हें टैक्स हॉलीडे प्रोवाइड कर देंगे, 10 साल टैक्स नहीं लेंगे तुमसे, 5 साल टैक्स नहीं लेंगे। ये सब प्रकार के दाने डाले जाते हैं। किसको? कबूतर कौन है यहाँ पे, मुर्गी कौन है? वो प्राइवेट प्लेयर और प्राइवेट पार्टी। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा पर्टेनिंग टू हाई प्रायोरिटी
प्रोजेक्ट्स इन पब्लिक वेलफेयर। देखो यहाँ पे जो पीपीपी बनाई जाती है ना वो हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स के लिए बनाई जाती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, रोड्स हो गए, डैम्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए। छोटे मोटे चीज़ों के लिए पीपीपी नहीं कॉन्स्टिट्यूट करे जाते हैं। शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू, जैसे ही भाई आपका रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा तुरंत आप गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप कर लो पैसे के रेशियो में, चाहे वो कोई भी रेशियो वो डिफाइंड वो पार्टी की बात है और गवर्नमेंट की बात है। एक पीपीपी के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं ना, अगर उनको जो रिटर्न है ना उससे जो प्रोजेक्ट उन्होंने लगाया है गवर्नमेंट के साथ, अगर उनको एक अच्छा रिटर्न वहां से नहीं मिल रहा है और जबकि दूसरे अगर साइड में देखें गवर्नमेंट बॉन्ड जो है उससे अगर अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन राइज हो जाता है उन लोगों के बीच में। वो क्वेश्चन ये सोचते हैं कि यार एक बात बताओ, जब मेरे को गवर्नमेंट बॉन्ड में अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो फिर मैं ये प्रोजेक्ट में पैसा डाल के क्या करूँ। तो एक प्रॉब्लम जो है वो जनरली आती है। तो यहाँ पे हमने अपना जो है वो टॉपिक और सारे के सारे जितने टॉपिक्स थे, कॉन्सेप्ट्स थे, वापस से एक बार वन शॉट रिवीजन में कर लिए हैं। वन शॉट आपका रिवीजन हो चुका है। एंड ये वीडियो कितनी मिनट की बनी है एक बार देख लेते हैं जरा। 35 मिनट पे मैंने जो है ये टॉपिक क्लोज करा है, 35 मिनट पे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप सारी क्लासेस करने के बाद ये रिवीजन वीडियो देखेंगे तो मात्र 35 मिनट के अंदर अंदर आपका जो ये टॉपिक है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, मेहनत हम लोग कर रहे हैं, बस थोड़ा सा क्या है ना, देखो हार्डवर्क इज इम्पोर्टेंट, लेकिन हार्डवर्क से पहले स्टार्ट डूइंग स्मार्ट वर्क। सर ये स्मार्ट वर्क क्या होता है? अपने जो भी प्लान है ना पर डे के प्लान, उसको पहले से मैनेज करके सोचो और समझो। सर हम तो बहुत छोटे हैं, बेटा आप छोटे नहीं हो, यू आर रियली वेरी स्मार्ट। जैसे आप और सारी चीज़ों के लिए टाइम निकालते हो ना, वैसे अपने पढ़ाई के लिए टाइम निकालो। मैं तो बोलता हूँ 8x3 का रूल इस्तेमाल करता हूँ। 8 या 24 घंटे पूरे हो गए, 8 घंटे आपको पढ़ाई निकालने हैं, जिसमें से पढ़ाई आप 4-5 ही घंटे कर पाओगे। सर वो 4-5 घंटे क्या सफिशिएंट है? बिल्कुल सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, लेकिन दिल से पढ़ाई करनी है, दिल से। ठीक है, लालची होकर पढ़ाई नहीं करनी, दिल से आपको पढ़ाई करनी है बस, कि ये एक छोटा सा काम मेरे को दिया गया है और बस ये मेरे को करना है। कोई और तो काम को तो नहीं देते ना आपको, फिर पढ़ाई का आपको काम दे रखा है और काम करिए। और हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, ये दरख्वास्त है मेरी आप लोगों से कि जो जो भी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को बिना लाइक करे मत जाइए। वीडियोस को लाइक जरूर करिए और लोग यार शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ये इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो एक हम लोगों ने स्टार्ट किया है, वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वीडियोस देखिए, लाइक करिए, सारी फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड वी आर अ टीम, एंड बस हम आप लोगों के लिए कंटेंट देते रहेंगे, लेकिन एक फर्ज आप भी निभाइए, वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।